हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस को। जब भी आप कोई प्रोग्राम को ओपन करते हैं कंप्यूटर में तो वो सबसे पहले रैम में आके लोड होता है, उसके बाद फिर हम उस प्रोग्राम में काम करना स्टार्ट कर पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप सी प्लस प्लस में कोई भी आप फाइल बनाते हैं सी प्लस प्लस एडिटर में, तो सबसे पहले वो रैम में बनता है। जो भी करना चाहिए आप फाइल बनाएंगे वो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल में एक फाइल हम बना रहे हैं सी प्लस प्लस का, जिसका नाम है program.cpp। ठीक है, तो वो सबसे पहले वो रैम में बनेगा, है ना, रैम में रहेगा उसका, जब तक उसको हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर देते तब तक। ठीक है, तो ये program.cpp जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो वो रैम में रहेगा। उसके बाद इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम जैसे मान लो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी वैल्यू स्टोर कराने के लिए, तो वो जो आपका वेरिएबल है उसकी लाइफ प्रोग्राम के लाइफ के बराबर रहेगी। मतलब प्रोग्राम जैसे ही टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा, है ना, वेरिएबल जो मेमोरी स्पेस कहना चाहिए ऑक्यूपाई की रहेगी, वो कहना चाहिए वहाँ से मेमोरी से इरेज हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रोग्राम में जो वेरिएबल हम यूज़ किए हैं उसकी लाइफ प्रोग्राम के लाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे समझ सकते हो, ये एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल हम बनाए हैं ए और बी नाम का। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 10 और 15। ठीक है, जैसे मान लो इसका नाम है ए, है ना, वेरिएबल ए, और इसमें हम स्टोर कर दिए हैं 10। ठीक है, बी वेरिएबल बी में हम स्टोर कर दिए हैं 15। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ए और बी, उसकी लाइफ ये प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक रहेगा। प्रोग्राम जैसे ही बंद होगा, क्लोज करेंगे प्रोग्राम को, तो वेरिएबल में स्टोर वैल्यू भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हमको जैसे हम चाह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल में जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाए हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम यूज करेंगे फाइल की। ठीक है, फाइल में ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम फाइल में स्टोर कर देंगे और वो परमानेंटली कहना चाहिए स्टोर हो जाएगी हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, हमारे हार्ड डिस्क में। तो सी प्लस प्लस में कहना चाहिए फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है, जिसकी सहायता से हम जो वेरिएबल के डेटा है उसको फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मान लो हार्ड डिस्क में एक फाइल हम बनाते हैं F1। ठीक है, तो सबसे पहले कहना चाहिए सी प्लस प्लस के फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट में कुछ फंक्शन होते हैं जिसकी सहायता से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ये f1.txt फाइल है ना, रैम में जाके लोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें डेटा को आसानी से स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब डेटा आपका जो आपका फाइल है ना F1, वो हार्ड डिस्क से कहना चाहिए रैम में आके लोड हो जाती है अगर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के फंक्शन को। उसके बाद कुछ और इसमें मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम से जो वेरिएबल में डेटा है उसको इस फाइल में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लो वेरिएबल ए है ना, अब वेरिएबल ए के डेटा को हम कहना चाहिए F1 फाइल में स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइल के जो डेटा है वो बिट के फॉर्म में कहना चाहिए इस फाइल में क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं इंटरफेस है ना, ये वाला बीच में एक लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कहना चाहिए ये इंटरफेस है जिसकी सहायता से ये जो हमारा डेटा है वो कहना चाहिए F1 फाइल में स्टोर होगा। ठीक है, और ये जो डेटा है वो कहना चाहिए प्रोग्राम से बाहर की ओर जा रहा है, प्रोग्राम से बाहर मतलब फाइल की ओर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा बोल सकते हैं, प्रवाह बोल सकते हैं। तो उसका प्रवाह कहाँ किधर है, प्रोग्राम से बाहर की ओर है, तो इसलिए बाहर की ओर है मतलब आउटसाइड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, मतलब प्रोग्राम से जो डेटा है ना, वो फाइल की ओर जा रही है, प्रोग्राम से बाहर की ओर जा रही है, तो इसको बोलेंगे इस इंटरफेस को आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, मतलब
प्रोग्राम से जो डेटा है वो कहना चाहिए फाइल में जाके राइट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया इसको। ठीक है, ये है आपका आउटपुट स्ट्रीम। अब जैसे मान लो अब f1.txt फाइल है, ठीक है, उसमें कुछ डेटा है और उसको हम कहना चाहिए प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट स्ट्रीम, ऐसा इंटरफेस जिसकी सहायता से हम फाइल से डेटा को प्रोग्राम में रीड करेंगे। ठीक है, उस इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे, इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है वो है आपका इनपुट स्ट्रीम और ये आपका अंदर की ओर आ रहा है, फाइल से प्रोग्राम में आ रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो C++ के फाइल हैंडलिंग मैकेनिज्म में कहना चाहिए पहले से प्री डिफाइन क्लास होते हैं, है ना, जिसका ऑब्जेक्ट हम बना करके ये आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब प्री डिफाइन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वही कहना चाहिए आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम के रूप में काम आता है। ठीक है, चलिए कौन कौन से ऐसे क्लास हैं, ठीक है, C++ में उसको हम देखेंगे। ठीक है, आगे तो यहाँ से f1 फाइल से कहना चाहिए b वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, है ना, मतलब प्रोग्राम में जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं C++ के क्लासेस को। ये देखिए सबसे ऊपर में है आपका iOS, है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, है ना, ये क्लास हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं सब क्लास हैं। ठीक है, जैसे iOS क्या है, क्लास है और उसका चाइल्ड क्लास है iStream, sStream, बफ, oStream। ठीक है, और आपका iStream का चाइल्ड क्लास है iOStream। ठीक है, iOStream का चाइल्ड क्लास है आपका fStream और iostream.h, है ना, ये जो लाइन दिख रहा है उसके ऊपर में जितने भी क्लास हैं वो कहना चाहिए iostream.h हेडर फाइल में पहले से डिक्लेयर है, पहले से डिफाइन है। उसके बाद नीचे में लाइन के नीचे में आपका fstream.h हेडर फाइल दिख रहा है और उसके नीचे में जितने भी क्लास हैं, है ना, fstream और offstream, है ना, और फाइल बफ, ये आपका fstream.h हेडर फाइल में रहते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो बेसिकली हम यूज करेंगे fstream, इनपुट स्ट्रीम बनाने के लिए हम यूज करते हैं fstream, है ना, fstream क्लास का ऑब्जेक्ट कहना चाहिए आपका इनपुट स्ट्रीम के रूप में काम करेगा, है ना, और ये तीनों फाइल हम जनरली फाइल हैंडलिंग में यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो fstream है ये क्लास है, ठीक है, iStream का, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपका कहलाएगा इनपुट स्ट्रीम और fstream दोनों के लिए यूज होता है, इनपुट और आउटपुट, और offstream आपका आउटपुट स्ट्रीम बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो offstream का ऑब्जेक्ट, है ना, offstream का जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट कहना चाहिए आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और fstream क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो वो इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करेगा और हमको पता है इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है ना, तो क्लियर है। और fstream का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो उसमें दोनों प्रॉपर्टी होंगे, है ना, इनपुट स्ट्रीम बना सकते हैं और आउटपुट स्ट्रीम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट स्ट्रीम कब बनेगा, जब हम offstream का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो। ठीक है, तो offstream का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट स्ट्रीम को। ठीक है, और fstream क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा आपका इनपुट स्ट्रीम को। ठीक है, मतलब fstream की सहायता से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, और वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा आपका इनपुट
स्ट्रीम को, ठीक है। और इनपुट स्ट्रीम हमको पता है, फाइल से डेटा को हम प्रोग्राम में रीड करवाते हैं, ठीक है। और जो आपका ऑफ स्ट्रीम है, एफ स्ट्रीम है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होते हैं। ये क्लास में मतलब इसकी सहायता से इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दोनों के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्लियर है, तो ये तीनों क्लास को हम यूज़ करेंगे हमारे फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट में, ठीक है।